Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Prasis Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग कोआलिशन कंपाउंड के अंदर आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है. तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द मीन ऑफ आइसोमेरिज्म. ठीक है. तो आइसोमेरिज्म के अंदर बच्चों ये जो वर्ड आपका एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है. ठीक है. ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड के अंदर अगर मैं रिलेट कर सकूं तो इसके अंदर आपका जो फर्स्ट वर्ड है बच्चों आपका आइसो. आइसोमेरिज्म फर्स्ट आपको दिख रहा है बेटा एक पार्ट आइसो, और सेकंड पार्ट इसमें मैरिज्म है. तो मैरिज्म जो वर्ड है वो आपके मेरोज से लिया गया है. ठीक है. MEROS. ठीक है. आइसो का मतलब होता है इक्वल. ठीक है. और मेरोज का मतलब होता है पार्ट या फ्रैक्शन. ठीक है. पार्ट बोल सकते हैं अपन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन. तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर मैं इक्वल प्लस पार्ट या फ्रैक्शन को अगर दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो यहाँ से क्या दिख रहा है. यहाँ से कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ समथिंग, मतलब यहाँ पे कुछ पार्ट आपका ऐसा है जहाँ पे कुछ मतलब इक्वलिटी दिख रही है, चीज़ें मतलब सिमिलर हैं, कुछ सेम है, कुछ ऐसा आपको नेचर यहाँ पे समझ में आ रहा है. ठीक है. तो ये तो मीन आइसोमेरिज्म का यहाँ पे एक ग्रीक वर्ड के रिस्पेक्ट में हो गया. बट ग्रीक वर्ड के रिस्पेक्ट में तो हमारा क्वेश्चन बनता नहीं है. तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की बात कर सकते हैं, या फिर हमारा जो मेन पर्पस है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जहाँ पे हम जेई मेंस की बात करते हैं, नीट के एग्ज़ाम की बात करते हैं. ठीक है. और डिफरेंट हम स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की बात करते हैं. ठीक है. तो उनके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो आइसोमेरिज्म को अगर मैं बेसिक यहाँ पे डिफाइन कर पाऊँ तो इसमें मैं फोर स्टेटमेंट के थ्रू से मैं डिफाइन करूँगा. फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल सकता हूँ द आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स आर द कंपाउंड हैविंग दी, कुछ आपके जो पॉइंट्स हैं इसमें पहला पॉइंट मैं बोलूँगा सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला. सेकेंड स्टेटमेंट यह आएगा आप डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. थर्ड स्टेटमेंट होगा इसमें डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. और फोर्थ स्टेटमेंट होगा आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर. जिसमें से हम जब बात करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स को लेके, तो डिफरेंट अगर आप बुक्स देखोगे तो वहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है द आइसोमर्स या फिर द कंपाउंड्स व्हिच इज हैविंग द सेम MF, जिसके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होना चाहिए आपका सेम होना चाहिए. और आइसोमेरिज्म यहाँ पे एक्चुअली हम करते हैं कॉम्परेटिव स्टडी. ठीक है. कंपैरिजन करते हैं एक कंपाउंड की दूसरे कंपाउंड के रिस्पेक्ट में. ठीक है. ये इंडिविजुअल कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं है. इसमें सपोज मान लेते एक कंपाउंड ए है, दूसरा कंपाउंड आपको बी है, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम लोग कंपैरिजन करते हैं. ये फोर प्रॉपर्टीज़ हम बात कर रहे हैं किसकी, ये जो आइसोमेरिज्म है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं तो वहाँ पे हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और MF लेके आते हैं. ठीक है. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड मॉलिकुलर फार्मूला लेके हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं. ठीक. बाकी पेपर डेंसिटी पे वगैरह आती है तो वहाँ पे जब मैं डिस्कस करूँगा, लेक्चर आपको लूँगा, तो वहाँ पे मैं समझाऊंगा किस तरीके से काम करते हैं. ठीक है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो थ्योरी है जहाँ पे आइसोमर्स आते हैं, तो वहाँ पे आपके सपोज कंपाउंड एक कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड आपका बी है, तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए. इसमें 4 पॉइंट्स में पहला पॉइंट होता है क्या ए और बी दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा. यस. पहली प्रॉपर्टी अगर आपकी करेक्ट बैठ जाती है, दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं तो डिफरेंट आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और डिफरेंट ही आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. तो डिफरेंट बुक्स में ऐसे लिखा है कि डिफरेंट हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का मतलब है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से. ठीक है. वो आपकी डिफरेंट होनी चाहिए. और लास्ट पॉइंट है आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर. तो जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं मतलब स्पेस के अंदर. ठीक है. जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए आपका डिफरेंट होना चाहिए. जैसे ए और बी की बात कर रहे हैं यहाँ पे कंपैरिजन, तो ए एंड बी का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होना चाहिए. तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ इसे.
आइसोमेरिज्म को डिफाइन कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, तो 4 बेसिक पॉइंट को ध्यान देना पड़ेगा जेई और नीट के रिस्पेक्ट में। पहला पॉइंट है आपका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 या 2 से अधिक भी कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है, उनके कंपैरिजन की हम स्टडी कर रहे हैं, तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और फोर्थ पॉइंट है आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा होगा तो गिवन कंपाउंड्स आपस में उनका जो रिलेशन होगा वो उनको हम बेटा क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे, और जो एक्टिविटीज़ वहाँ परफॉर्म हो रही है, फिर जो फिनोमेना आपका परफॉर्म हो रहा है उसको हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। क्लियर होगा ये पॉइंट, बेसिक डेफिनेशन। ओके, तो इसमें एक बच्चों पॉइंट आ रहा था डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये जो प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रही है वो किसकी वजह से डिफरेंस हो रही हैं, तो समझो इसमें एक पॉइंट आया था फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट के अंदर मैंने वहाँ पे डिफाइन किया था डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर इज द की पॉइंट, ठीक है। तो एक बारी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब स्पेस के अंदर जो भी गिवन मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक यहाँ पे हम ले सकते हैं एक ए है एक आपका बी है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स का अगर बच्चों स्ट्रक्चर ध्यान दो, अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बेसिक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। अगर ए और बी जो गिवन मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, अगर वो स्ट्रक्चर में अगर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, मतलब बोल सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए और बी जो गिवन कंपाउंड है उनके स्ट्रक्चर में अगर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्रिएट करता है। इसमें से आपका जो सेकेंड पॉइंट था आपका डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, और थर्ड पॉइंट था आपका यहाँ पे डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये आपके जो दो सेकंड और थर्ड पॉइंट थे ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, डिफरेंट स्ट्रक्चर की थ्योरी के ऊपर। मतलब मैं इसको ऐसे सिंपल तरीके से रिलेट करूं तो हमारे स्पेस में एक की पॉइंट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, ठीक है, रटना नहीं है ऐसे। बेसिक डेफिनेशन क्या होती है आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, जनरली आपको रटने को बोली जाती है, बस रट लो इसे और फिनिश। आइसोमेरिज्म में क्या है, सेम एमएफ है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होनी चाहिए और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन उसका आप एक रिलेशन समझो, वो चारों जो पॉइंट है वो आप किस तरीके से कोरिलेट हो रहे हैं। इसमें से जो लास्ट पॉइंट था डिफरेंट स्ट्रक्चर, अगर आपका जो भी स्ट्रक्चर गिवन है मॉलिक्यूल्स का, अगर उसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अगर डिफरेंस है तो इसका मतलब उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो भी डिफरेंट हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक जैसे ही हैं, एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट था जहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा था कि सेम मॉलिकुलर फार्मूला, तो मॉलिकुलर फार्मूला सेम होने का मतलब ये भी बोल सकते हैं मॉलिकुलर वेट, ठीक है। तो अगर मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा तो ऑब्वियसली मॉलिकुलर वेट भी कैसा होगा, सेम होगा। इसमें हम एम्पिरिकल फार्मूले की बात नहीं कर रहे हैं, एम्पिरिकल फार्मूला भी मैं भी एक ऐसे आइसोमर्स की बात करूंगा जहाँ पे टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म है जहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला सेम होना चाहिए बट मॉलिकुलर फार्मूला डिफरेंट होने चाहिए, तो वो भी आइसोमर्स बोले जाते हैं। बट वो किस टाइप के आइसोमर्स है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में एक डेफिनेशन आ गई कि किस तरीके से हम आइसोमर्स को रिलेट करते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले यहाँ पे इसके टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो जो आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं उनको देखते हैं। इसमें आपका फर्स्ट जो टाइप आता है दैट इज दी STRUCTURAL, ठीक है, स्टैटिस्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टैटिस्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चर के बेस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी इसके आपके सब टाइप होते हैं, जिसमें आपका पहला मिलेगा आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट कैटेगरी आपको मिलेगी हाइड्रेटेड, या हाइड्रेशन भी बोलते हैं या फिर सॉल्वेटेड बोलते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्वेटेड या सॉल्वेशन आइसोमर्स, ठीक है, वो सब एक ही है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी की। नेक्स्ट बच्चों आएगा आपका लिंकेज, लिंकेज आइसोमर्स। इसके बाद आपको मिलेगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। इसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। इसके बाद आपको मिलता है लीगेंड आइसोमर्स,
लिगेंड आइसोमर्स, लिगेंड आइसोमर ACDEFNG, ठीक है। लास्ट में आपको मिलता है पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स, पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। तो एक बारी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दो इसके टाइप्स में, टाइप्स ऑफ आइसोमर जब में फर्स्ट बच्चों आपको मिलता है कैटेगरी जो होती है, इसको हम 2 सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका पहला स्टैटिस्टिकल आइसोमर्स, जिसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल आइसोमर्स, ठीक है, 2D आइसोमर्स। और इसमें सेकंड टाइप होता है वो होता है स्टीरियो आइसोमर्स, वो आपका सेकंड कैटेगरी में आता है, वो 3D होता है, 3 डायमेंशनल, ठीक है। उस पर वहाँ पे 3D स्टडी करते हैं, फिर 2D स्टडी करते हैं। तो इसमें आपके सब टाइप पहला आता है आयोनाइजेशन आइसोमर्स, नेक्स्ट है आपका हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड आइसोमर्स। देखो इसमें थोड़ा मीन समझते हैं इसका बेसिक। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, कुछ आयंस के बारे में स्टडी करने को बोल रहा है, ठीक है। जो भी गिवन स्पीसीज होंगे उसको हम आयोनाइज करा के देखेंगे। और आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आयंस कहाँ से मिलती है बेटा, जो काउंटर पार्ट का मतलब जो आपका वहाँ पे एक काउंटर आयन होगा, ठीक है। या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्पीयर जो है, इसका ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जा रहा है लिगेंड के साथ सेंट्रल मेटल एलिमेंट, उसके अगर बैक साइड में या फ्रंट साइड में, फ्रंट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे कैटाइन देखने को मिलेगा, और बैक साइड के बाद यहाँ पे एनाइन देखने को मिलेगा। तो जो इस कोऑर्डिनेशन स्पीयर के जो बाहर का पार्ट है वो बेटा क्या होता है, आपके वाटर मॉलिक्यूल्स में आयोनाइज हो जाता है इजीली, ठीक है। इसको आयोनाइजेशन आयोनाइजेबल बैलेंसी बोलते हैं, प्राइमरी बैलेंसी के नाम से भी कॉल करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आयंस देखने को जहाँ पे मिलेंगे, आयंस के बेस पे हम कुछ स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको आयोनाइजेशन आइसोमर्स मिलेगा। हाइड्रेटेड का मतलब वाटर मॉलिक्यूल से रिलेटेड कुछ बात करी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपके जो एक्वा है, वाटर मॉलिक्यूल्स के जो मोल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके ऊपर स्टडी करी जाएगी। लिंकेज आइसोमर्स बेटा, लिंकेज में समझ में आ रहा है एम्बिडेंट, जो हम एम्बिडेंट लिगेंड्स की बात कर रहे थे, जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जो जैसे नाइट्रो होता है, जैसे आपका आइसोसाइनाइड हो गया, साइनाइड हो गया, तो इन सब के पास क्या होती है, 2 डोनर साइड्स अवेलेबल होती है। लेकिन एट ए टाइम एक ही डोनर साइड्स क्या होती है, आपकी लिंक होती है किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल जो वेकेंट है उनके साथ। समझ में आ गया। तो वहाँ पे लिंकेज आपको डिफरेंट तरीके से मिलेगी, उसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमर्स। हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप, पहले इसका बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। इसके नाम के अकॉर्डिंग जैसा नाम होगा वैसे यहाँ पे काम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में हम स्टडी करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से जो भी गिवन स्पीसीज हैं, उस गिवन स्पीसीज में आपका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायन होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट एनाइन होगा, और उसके बेस पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखेंगे वहाँ पे कैसे निकलेगा। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ जो डिफरेंट पोजीशन में अटैचमेंट होगा लिगेंड के साथ, तो उसको वहाँ पे स्टडी करेंगे। लिगेंड्स की बात करते हैं तो लिगेंड का अटैचमेंट डिफरेंट तरीके से होगा, तो लिगेंड से डिफरेंस क्रिएट होगा, तो लिगेंड आइसोमर्स में डालेंगे। और पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स में लास्ट कैटेगरी यह होती है, इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, बट इंपीरिकल फॉर्मूला आपका कैसा होता है, सेम होता है। इंपीरिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं हम पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है उसके पहला पार्ट लेते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बेसिक आपका पॉइंट क्या होगा, बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, समझते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम अगर रिलेट करें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विच इज हैविंग द सेम मॉलिकुलर फार्मूला, ठीक है, सेम एमएफ, मतलब जो जो भी कॉम्प्लेक्सेस आपको गिवन हैं उनके आपस में, जैसे कॉम्प्लेक्स आपका ए कॉम्प्लेक्स है, ए कॉम्प्लेक्स बी है, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपेयर करने में पता चल रहा है कि वहाँ पे आपका मॉलिकुलर फार्मूला कैसा है, सेम है। मॉलिकुलर फार्मूला आपका सेम होना चाहिए, बट इन कॉम्प्लेक्स के साथ डिफरेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए बच्चों आपका स्ट्रक्चर। जो आपकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं STRECTURAL, तो डिफरेंट जो आपकी स्ट्रक्चरल्स के बेस पे जो प्रॉपर्टी हैं, भाई स्ट्रक्चर के बेस पे अगर आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो वहाँ से आपकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी, जिसे हम बोल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, ये भी आपकी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। एज वेल एज आपको पता है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर बेस्ड होती हैं, तो ये भी आपकी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हैं द कॉम्प्लेक्सेस which is having the same molecular formula but different structural property, जहाँ पे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स गिवन है, जैसे ए और बी यहाँ पे गिवन है, तो वो जो गिवन कॉम्प्लेक्स है उनको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, STRUCTURAL, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इनको हम बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद
इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे नाम है इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के बेस पे कुछ आपको यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेगा। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे हो रहा है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, तो रीजन समझ लो आप। रीजन बच्चों कुछ ऐसा है, ड्यू टू डिफरेंट लीगेंड, different ligands present in their coordination sphere, in their coordination sphere। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी फिर से रिलेट कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ठीक है, तो इस टाइप के जो आइसोमेरिज्म है वो एराइज क्यों होते हैं, उन मतलब वो किस तरीके से क्रिएट होते हैं, तो रीजन रहेगा बच्चों ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। और ये सबका सब जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है उसके लिए रीजन नीचे लिखा है मैंने, ड्यू टू डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट इन दियर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको प्रेजेंट यहाँ पे लिगेंड होंगे, उन लिगेंड के बारे में बात करी जा रही है। तो डिफरेंट लिगेंड्स आपके प्रेजेंट होंगे तो उसके बेस पे जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी वो तो डिफरेंट हो ही जाएगी, बट आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा वो सेम होगा। तो इसमें हम स्टडी कैसे करेंगे, तो इस पर देखेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट आपका जो पॉइंट आता है, दिस इज दी आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो इस फर्स्ट टाइप को हम लोग करेंगे यहाँ पे स्टडी। आइसोमर्स में इसमें बच्चों को पहला पार्ट दिख रहा है आयंस। ठीक है, ध्यान दो। तो यहाँ पे आयंस के बारे में कुछ स्टडी करने को आपको मिलेगी, बट ये आइसोमर्स है तो आइसोमर्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका सेम होना चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो जो नाम है, नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। सेम क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे हमें मालूम कि हमारे पास कंपाउंड एक है, एक हमारे पास बी है, तो ए और बी में, ए बी का एग्जाम्पल आशीष भास्कर की वजह से नहीं लेता हूँ मैं, यहाँ पे ए बी में जनरल फॉर्म लेता हूँ। ठीक है, तो उसको मैं समझता हूँ। तो यहाँ पे एक कंपाउंड आपका फर्स्ट कंपाउंड ए है, सेकेंड कंपाउंड आपका बी है। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो कंपेयर करने पता चल रहा है कि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है, आपका सेम है। लेकिन यहाँ पे जो भी गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ध्यान दो, जो भी गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या फिर जो डेटिव बॉन्ड के साथ प्रेजेंट जो भी कंपाउंड है, अगर उनको बच्चों में करा रहा हूँ आयोनाइज, तो आयोनाइज कराऊंगा तो बेटा कहाँ कराऊंगा, उनके सॉल्यूशन में। ठीक है, वो उनका एक्वा सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब ये सॉल्ट है तो मतलब हम ले सकते हैं यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन, बिकॉज सॉल्ट के पास क्या होती है, पोलरिटी होती है। तो मैं यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट ले सकता हूँ, तो मैं स्पेसिफाई करूँगा वाटर मॉलिक्यूल्स, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, एक्वा का मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो इस पर्टिकुलर अगर सोल्यूशन, तो उनके जो सोल्यूशन है बट एक्वा सोल्यूशन होंगे, तो वहाँ पे उन गिवन जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके आपको क्या मिलेंगे, कैटाइंस और एनाइंस मिलेंगे। तो ध्यान दो, वहाँ पे कैटाइंस और आपको एनाइंस के अंदर वो देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका सॉल्ट है। तो इसमें से आपका कॉम्प्लेक्स कैटाइन हो सकता है या फिर सिंपल कैटाइन होगा, या फिर कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा या फिर सिंपल एनाइन होगा। ठीक है, तो कैटाइंस एनाइन वो डिसोशिएट हो जाएंगे। लेकिन ध्यान ये देना है कि जब उनका हम डिसोसिएशन कराएंगे तो जो कैटाइंस और एनाइंस मिलेंगे, जो भी गिवन ए और बी कंपाउंड है, कैटाइंस एनाइंस मिलेंगे, वो कैसे होंगे, आपकी डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट आपके यहाँ पे आयंस होंगे अगर आप एक्वस सोल्यूशन में उन कंपाउंड को डिफाइन करते हो, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि उन गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर एक्वस सोल्यूशन होगा, या उन कंपाउंड को हम वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे आपके दोनों कंपाउंड के जो डिफरेंट आयंस देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब बेटा हो गया आपका आयोनाइजेशन आइसोमर्स। इसको मैं और सिंपल तरीके से अगर बोलूँ तो ध्यान देना कि जैसे जो भी गिवन कंपाउंड है, अगर उनको बच्चों में डिसोसिएशन करा रहा हूँ, ठीक है, या फिर डिसोल्यूशन करा रहा हूँ, ध्यान दो, एक वर्ड आता है डिसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन। ठीक है, तो अगर मैं डिसोसिएशन करा रहा हूँ तो डिसोसिएशन होने पे, और बेटा पता है ये कहाँ से आपका, ये आपका एक्वस सोल्यूशन के साथ ही बात करी जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ही स्टडी करी जा रही है। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट के साथ। तो फिर यहाँ पे डिसोसिएशन होने के बाद आपको मिल रहा है डिफरेंट आयंस। ठीक है, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब वो जो कंपाउंड होंगे उनको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जैसा नाम है आयंस, तो आयंस आपके डिफरेंट होने चाहिए। तो डिफरेंट पॉइंट आपका की पॉइंट का है आयंस। आयंस आपके कैसे होने चाहिए, डिफरेंट।
और जब तक वो गिवन सॉल्ट अगर उसको मैं आयोनाइज नहीं कराऊंगा, वहाँ पे मैं पोलर सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स लेके नहीं आऊँगा, तो उस केस में वो आयन आपके आयोनाइज नहीं होंगे। तो आयोनाइज होने के बाद वहाँ पे डिफरेंट कैटाइंस और एनाइंस आपको देखने को मिलेंगे दोनों कंपाउंड में, तो उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स। अब यहाँ से मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये समझ लो कि यहाँ पे जो भी गिवन कॉम्प्लेक्स हैं, उन कॉम्प्लेक्स की जब भी हम स्टडी करते हैं तो स्टडी करने में एक हम नोट, एक की पॉइंट लेके आते हैं। की पॉइंट इसमें ये होता है कि अगर आपको आयोनाइजेशन आइसोमर्स को अगर आपको समझना है, उसमें डिफरेंस क्रिएट करना है, तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे दो मेथड यूज करते हैं। इसमें से आपका फर्स्ट मेथड होता है प्रेसिपिटेटेड मेथड, मतलब पीपीटी मेथड, कि भाई जो भी गिवन आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वहाँ से मिलने वाले जो कैटाइंस और एनाइंस हैं, अगर मैं उन कैटाइंस और एनाइंस को अगर मैं किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन के साथ अगर मैं ऐड करता हूँ, तो ऐड करने के बाद वहाँ से अगर आपको पीपीटी फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो डेफिनेटली हम क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो भी पार्ट आपका आयोनाइज होगा कैटाइंस एनाइंस, तो वो आपका अंडरस्टैंड हो जाएगा बिकॉज ऑफ कलर, क्योंकि यहाँ पे कलर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीपीटी मतलब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कलर देखने को मिलेगा। कुछ कलर में चेंज हो सकता है या फिर वहाँ पे आपका कुछ पार्ट क्रिस्टल की फॉर्म में आपको आपके जो बीकर है उसके बॉटम पे आके वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड इसमें जो पॉइंट आता है कंडक्टिविटी मेथड। ठीक है, सेकंड इज दी कंडक्टिविटी मेथड। तो कंडक्टिविटी मेथड के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके आयोनाइजेशन आइसोमर्स को। अब कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि भाई आपका सपोज कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक है, एक आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बी है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ए से जो आपको आयंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, उनके एक्वस सॉल्यूशन में, और बी से भी आपको आयंस देखने को मिलेंगे। तो आपको पता है डिफरेंट आयंस की डिफरेंट क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया था कंडक्टिविटी समझने के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट आयंस की डिफरेंट क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। तो उस कंडक्टिविटी बिहेवियर के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी आपको यहाँ आयंस मिलेंगे सॉल्यूशन में, उसको आप आइडेंटिफाई ईजिली कर पाओगे। तो अब इसके बाद बात हम करेंगे बच्चों इसके एग्जाम्पल्स की। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। जैसे बच्चों मान के चलो मैंने ये कंपाउंड ले रहा हूँ कोबाल्ट, इसके साथ आपका यहाँ पे अमोनिया मैंने 5 लिए हैं, कॉर्निशिप पे क्लोज हो गया। ये आपका क्लोरीन है, ये आपका फर्स्ट कंपाउंड है। इसी के साथ मैं सेकंड कंपाउंड यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोबाल्ट, नेक्स्ट में यहाँ पे अमोनिया NH3, ये बेटा मैं कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूँ फर्स्ट कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड में यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस पोजीशन पे सपोज SO4, ठीक है, कॉर्डिनेशन स्पेयर के अंदर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लोरीन, और इधर मैं बाहर कर देता हूँ सल्फेट। ठीक है, तो फर्स्ट अगर कंपाउंड को अगर आप एक्वस सोल्यूशन में लेके आ रहे हो, इसको भी आप एक्वस सोल्यूशन में लेके आओगे दोनों को, तो इधर ध्यान से देखना कि फर्स्ट कंपाउंड को अगर आप आयोनाइज करोगे, डिसोशिएट कराओगे, तो फर्स्ट कंपाउंड से आपको क्या क्या मिलेगा, वहाँ से आपको मिलेगा CONH3O5, और आपके अंदर ही यहाँ से मिलेगा सल्फेट पार्ट SO4, और इस पर चार्ज जाएगा आपका -1, और प्लस Cl, ये आपका प्लस बन जाएगा, Cl आपका -1 में जाएगा। ठीक है, ये आपको ऊपर कैटाइन मिला है, यहाँ से एनाइन मिला है फ्रॉम द फर्स्ट कंपाउंड। सेकेंड कंपाउंड की अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसको मैं एक्वस में लेके आऊँगा, तो यहाँ से मिलेगा आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर CONH3। ठीक है, ये NH3 कितने आपके यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो इसको मैं 5 कर लेता हूँ, और ये क्लोरीन यहाँ पे हो गया, और इस पर चार्ज कितना जाएगा वो देखो, सल्फेट आपका आयोनाइज होगा, क्योंकि वो बेटा क्या है, वो कोऑर्डिनेशन का पार्ट नहीं है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर का पार्ट नहीं है, तो वो बेटा प्राइमरी वैलेंसी है, वो आयोनाइजल वैलेंसी है, तो SO4 जाएगा सल्फेट -2 में, इस पर चार्ज आएगा आपका +2। तो यहाँ पे ये जो कैटाइन मिला है वो कैसा है, वो आपका कॉम्प्लेक्स कैटाइन है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कैटाइन कभी भी अपने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में पास नहीं होता है, वो कभी भी अपना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं देता है, लेकिन जो सल्फेट है वो आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को प्रेफरली आपका देने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट जो कंपाउंड है और सेकंड कंपाउंड है, दोनों के अंदर आप चेक करो, मॉलिक्यूलर फार्मूले को चेक करो, तो यहाँ से एक चीज़ कॉमन समझ में आ रही है कि अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूले को चेक करूँ क्या दोनों का सेम होगा, हाँ बिल्कुल सेम, क्योंकि चेक करो फर्स्ट कंपाउंड के अंदर चेक करो कोबाल्ट कितना है, आपका 1 है। ठीक है, इसके बाद आप चेक करो लिगेंड जो हमारा अमोनिया प्रेजेंट है NH3, ये कितना है फर्स्ट के अंदर, ये आपका 5 है। और इसमें क्लोरीन के बारे में बात करूँ तो नेक्स्ट आपका क्लोरीन भी कितना है आपका, ये आपका 1 है। इसके साथ अगर आप सेकेंड कंपाउंड को चेक करो तो यहाँ पे कोबाल्ट कितना है, ये 1 है, अमोनिया 5 है, एक क्लोरीन है, और आपके एक सल्फेट है।
फर्स्ट में भी आपका एक सल्फेट है ना, फर्स्ट में आपका एक सल्फेट भी है SO4, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोनों के अंदर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है, सेम है। बट जब मैं इनको आयोनाइज करा रहा हूँ तो आयोनाइज कराने पे आपको कैटाइंस और एनाइंस डिफरेंट मिल रहे हैं, क्योंकि देखो आपके फर्स्ट में अगर मैं आयोनाइज करा रहा हूँ तो यहाँ पे एनाइन मिल रहा है आपका Cl-1 क्लोराइड आयन, और जब मैं सेकंड कंपाउंड को आयोनाइज करा रहा हूँ तो यहाँ से मिल रहा है सल्फेट आपका एनाइन मिल रहा है। समझ में आ गया? तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, मैं बोल सकता हूँ ईजिली कि फर्स्ट एंड सेकेंड आपके आपस में होंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स होंगे, ठीक है। अभी इसको हम और एक अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल प्लेटिनम के साथ यहाँ पे प्रेजेंट है आपका अमोनिया NH3। यहाँ आपका फोर, क्योंकि मैं यहाँ पे बात करता हूँ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बेस पे कंपाउंड की स्टेबिलिटी, ठीक है, उसी को मैं उस तरीके से डिजाइन करता हूँ। तो देखो मैंने पहले आपको डिस्कस किया है कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टडी करते हैं, फॉर्म करने की बात करते हैं, तो मैंने बताया था कितना लिगेंड होना चाहिए, है ना, किस तरीके से पार्ट आपका यहाँ पे अटैच होने चाहिए, कितने लिगेंड, किस तरीके से चार्ज कितना होना चाहिए। तो मैंने बात करी थी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बेस पे, ठीक है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बेस पे। बाकी आपको मैंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबको डिस्कस कर रखी है। तो उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे डिजाइन करते हैं, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताता है कि आपका जो प्लेटिनम है सेंट्रल एलिमेंट वो किस नियरेस्ट नोबल गैस को एक्वायर कर चुका है। अगर कर चुका है तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी आपकी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे डी ब्लॉक जो एलिमेंट है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे नोबल गैस को। नोबल गैस की रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को, जो पहले आपका डिस्कस हो चुका है। अभी एक कंपाउंड आपको मैंने ए करके ये दे दिया, और नेक्स्ट कंपाउंड में बी ले रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका यहाँ ले लिया मैंने प्लेटिनम, और यहाँ पे अमोनिया NH3, ये आपको मैं यहाँ पे 4 रखूँगा, और कोऑर्डिनेशन पे मैंने ब्रोमीन कर दिया, बाहर कर दिया मैंने Cl2 कर दिया। अभी इस पूरे के पूरे पार्ट को मैं एक्वस मीडियम के साथ लेके आ रहा हूँ, इसको भी मैं एक्वस के साथ लेके आ रहा हूँ। तो आपको आंसर पता चल गया होगा देखते ही कि भाई यहाँ से जब आपका एक्वस पार्ट का आयोनाइजेशन होगा तो आपको पहला पार्ट क्या मिलेगा, प्लेटिनम के साथ मिलेगा अमोनिया NH3 होल 4, और ये हो जाएगा आपका Cl2, और इस पे चार्ज जाएगा आपका +2, क्योंकि आपका जो ब्रोमीन है वो जाएगा 2Br-1, एक ब्रोमीन पे -1 चार्ज, तो 2 -2 चार्ज, इसलिए ऊपर ऊपर क्या जाएगा +2 चार्ज। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसा है आपका कैटायन है, और सिंपल क्या है आपका एनायन है। जरा इसकी बात करते हैं, इसके एक्वस सोल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ से मिलेगा आपको प्लेटिनम, नाउ दिस इज दी NH3 4, और ये आपका यहाँ रहेगा ब्रोमीन Br2, और प्लस मिलेगा 2Cl-1, यहाँ पे हो जाएगा आपका +2 चार्ज। तो यहाँ भी कॉम्प्लेक्स कैटायन है, और आपका सिंपल क्या है एनायन है। बट जब यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो मैं फर्स्ट कंपाउंड के साथ में क्या कर रहा हूँ, मैं ज़रा वहाँ पे ऐड करता हूँ AgNO3 सॉल्यूशन। यहाँ बच्चों में ऐड कर दूंगा AgNO3 एक्वा सॉल्यूशन। तो AgNO3 से बेटा यहाँ से Ag+ निकलेगा, वहाँ से Br-1 मिलेगा, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ AgBr, ठीक है, क्योंकि आपको 2 AgNO3 आपको लेना पड़ेगा। क्यों, ब्रोमीन कितने हैं, -2 है, Ag+1 की स्टेट में है, तो आपको 2 AgNO3 लेना पड़ेगा। 2 AgBr, 2 आपको जो AgBr है ये आपको पता है, मैंने डिस्कस किया है पहले। AgBr ब्रोमीन है आपका, ये PPT आपका फॉर्म कर देगा, और इसका कलर आपको मिलता है येलो कलर, ठीक है। तो येलो कलर का PPT देखने को आपको मिलेगा। इसके साथ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो इस सेकेंड कंपाउंड के साथ अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन, 2 क्लोरीन है, तो 2 AgNO3 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको 2 Ag+ मिलेगा, तभी चार्ज आपका बैलेंस हो इक्वल टू अरेनियस। तो फिर यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 2 मोल्स ऑफ AgCl। ये भी PPT के फॉर्म में नीचे आपका क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। और कैसा PPT फॉर्म करेगा, ये आपका यहाँ पे फॉर्म करेगा वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो भी गिवन कंपाउंड है, जो भी गिवन कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ पे हम कैटाइंस और एनाइंस के बीच में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करके हम इजीली क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये कैटाइन वहाँ प्रेजेंट है और ये वाला एनाइन आपका वहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कंप्लीट आयोनाइजेशन आइसोमर्स को। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड आपका जो पार्ट आएगा, दिस इज दी हाइड्रेटेड आइसोमर्स। हाइड्रेटेड आइसोमर्स, तो हाइड्रेटेड का बेसिक मतलब क्या है, हाइड्रेटेड का मतलब हाइड्रेशन से हम कर सकते हैं, मतलब हम वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन को हम लोग पहले देखने वाले हैं। तो बेसिक डेफिनेशन में क्या होगा कि अगर ये आइसोमर्स है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा आपका, सेम होगा।
पहला पॉइंट आपका ये होगा कि यहाँ पे आपका जो एमएफ होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, वो कैसा होगा आपका, सेम होगा। बट डिफरेंट क्या होगा, हाइड्रेटेड का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपका की पॉइंट है, तो वाटर मॉलिक्यूल से आंसर निकल के आएगा। मतलब आपके ऐसे गिवन कॉम्प्लेक्स स्पीसीज, जैसे एक कंपाउंड एक कंपाउंड बी है, इन दोनों कंपाउंड को मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो इन दोनों का एमएफ कैसा है, सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट डिफरेंट यहाँ पे मिलेगा आपको। मैं लिख रहा हूँ डिफरेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डिफरेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो मतलब जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के जो मोल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपको कैसे मिलने वाले हैं, डिफरेंट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, अलग अलग नंबर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे आपस में, उनको बोलेंगे हम आइसोमर्स। और कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा, इसको अगर आइडेंटिफाई करना है, हाइड्रेटेड आइसोमर्स को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इन आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करते हैं, हाइड्रेटेड आइसोमर्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बाई क्वालिटेटिव स्टडी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ QUA, क्वालिटेटिव स्टडी, ठीक है। क्वालिटेटिव स्टडी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। और इसमें हम क्वालिटेटिव स्टडी जब करते हैं तो हम लोग PPT प्रिस्पिटेट को लेके आते हैं, ठीक है, PPT के बेस से बात करते हैं। एक्चुअली जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि जब आपको हाइड्रेटेड आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, जैसे दो गिवन कंपाउंड, एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है। सपोज मान लेते हैं आपस में क्या है, ये आपके हाइड्रेटेड आइसोमर्स है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, वाटर मॉलिक्यूल से जो क्रिस्टलाइजेशन है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपके डिफरेंट अटैच्ड हैं, तो इनको आपको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए हम पहले हेल्प लेते हैं कि भाई जो आपका क्वांटिटेटिव, सॉरी दिस इज ए क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं कि भाई जो भी PPT फॉर्म हो रहा है उसकी क्वांटिटी के बेस पे, तो क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं ना PPT में, ठीक है। एक तो इस तरीके से कर आइडेंटिफाई, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों को, ए और बी को। या फिर सेकेंड हम कर सकते हैं कंडक्टिविटी के बेस पे, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स का अटैचमेंट होगा तो वहाँ पे कंडक्टिविटी भी कैसी होगी, क्योंकि डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स का अटैचमेंट, तो कंडक्टिविटी भी यहाँ पे क्या होगी आपकी, डिफरेंट होगी। तो कंडक्टिविटी भी कैसी होगी आपके यहाँ पे, डिफरेंट होगी। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। या फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स को लेके, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स आपका सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट को लेके यहाँ पे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, उन ए और बी जो भी गिवन कंपाउंड हैं जो आपके आपस में हाइड्रेटेड आइसोमर्स हैं। या फिर हम कर सकते हैं यहाँ पे एक सुटेबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट या रिएजेंट, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट को लेके, जैसे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 वगैरह HNO3, उसको हम लेके भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन बिटवीन A एंड B, ठीक है, जो भी आप गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो आपस में हाइड्रेटेड आइसोमर्स हैं। तो एक बार मैं फटाफट से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ देखो, हाइड्रेटेड आइसोमर्स का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए बिकॉज ये आइसोमर्स हैं, ठीक है। और डिफरेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होना चाहिए। डिफरेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक मतलब यही है कि वहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके कैसे होने चाहिए, आपके नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपके डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। या फिर एक बात मैं और यहाँ पे रिलेट कर सकता हूँ कि जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसको मैं और सिंपल तरीके से बोलूँ कि जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर गिवन होगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड एंड आउटसाइड, आप ऐसे ऐसे समझ लो, इनसाइड एंड आउटसाइड जो वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर हैं वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। एक आप बहुत ही सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ, ठीक है। जो भी गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे, उनके इनसाइड और आउटसाइड जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर या बाहर जो भी, जैसे कंपाउंड एक ए गिवन है एक बी गिवन है, तो ए के पास अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ अलग नंबर में होंगे, ठीक है, बाहर कुछ अलग नंबर में होंगे। और एज कम्पेयर टू बी के बाद, बी के साथ हम स्टडी कर रहे हैं, बी के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो बी के साथ कुछ डिफरेंट सीन देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ए और बी के बीच में जो डिफरेंस आएगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपका सेम होगा, बट वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। तो ऐसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रेटेड आइसोमर्स के नाम से इसे हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया आपको ये, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम
डिफरेंशिएट करना है ए और बी को, तो हमारे पास 4 बेसिक रूल्स हैं। इन रूल्स के बेस पे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे जो नीचे हम बात कर रहे हैं, है ना। इनको डिफरेंशिएट करने के जो रूल्स हैं, तो इन पे बस आपको सिर्फ फोकस करना है, ठीक है। इन फोकस के बेस पे आप जेईई मेंस क्वालिफाई कर सकते हो बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ। तो यहाँ पे देखो क्या क्या आपको फॉलो करना है। क्वांटिटेटिव स्टडी के बेस पे हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। आप कंडक्टिविटी के बेस पे कर सकते हो, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर डिफरेंट, तो कंडक्टिविटी भी आपकी डिफरेंट होगी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, वाटर मॉलिक्यूल्स में दोनों जगह आपकी डिफरेंट होनी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर डिफरेंट है। एंड हाइड्रीहाइड्रेटिंग रिएजेंट अगर मैं यूज करूंगा, तो वाटर मॉलिक्यूल जहाँ पे बाहर मिलेंगे ज़्यादा, तो वाटर मॉलिक्यूल तेजी से आपके अब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो दोनों में आपकी डिहाइड्रेटिंग एजेंट रिएजेंट है, उसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं गिवन मॉलिक्यूल्स ए एंड बी को। तो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। लेते हैं यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया COCl3.6 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड ले लिया है। अभी इस कंपाउंड के साथ समझो कि बच्चों यहाँ पे आपके 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आपके इस तरीके से अटैच्ड हैं। अब मैं स्टार्ट करूँगा इसके फर्स्ट कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में। तो लेते हैं बेटा कोबाल्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं वाटर मॉलिक्यूल्स इसके इनसाइड लेके आऊँगा 6, ठीक है। वाटर इज न्यूट्रल, और 3Cl3 मैंने बाहर कर दिए हैं। फर्स्ट कंपाउंड, मैं सारी पॉसिबिलिटी की बात करूँ। सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करूँ, तो कोबाल्ट के साथ आपके यहाँ पे वाटर कितने हैं, ये आपके 5 वाटर होंगे। एक क्लोरीन आपका इनसाइड होगा, और 2 क्लोरीन को मैं बाहर लगाता हूँ। तो एक यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स को आप बाहर लेके आ जाओ, ठीक है। थर्ड, ध्यान से देख के आप बताना, ठीक है। कोबाल्ट, देन वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ 4 कर लेते हैं हम लोग, बाकी Cl2 कर लेते हैं, ACl, और डॉट में कर देता हूँ यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, एक और कम हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। तो कोबाल्ट, नाउ इट इज़ ए वाटर मॉलिक्यूल्स 3Cl3 डॉट, यहाँ पे आपको मिलेगा 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आपके बाहर चले जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ से आप ध्यान से देखो कि क्या आपको समझ में आ रहा है। मैं बात कर रहा था सिंपल सी लैंग्वेज में कि वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड और आउटसाइड आप पे कैसे होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। क्या वो आपको देखने को मिल रहा है? बताओ पहले इतना पॉइंट, क्या वो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है? बिल्कुल आपको दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो फर्स्ट कंपाउंड में आप समझो आपका यहाँ पे कितना है, मैं फर्स्ट सेकंड कंपेयर करूँ, चेक करो। मैं फर्स्ट को सेकंड से अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, फिर इस फर्स्ट में इस थर्ड कंपेयर करूँ, इस फर्स्ट में इस फोर्थ कंपेयर करूँ, देन मैं सेकंड को इस थर्ड से कंपेयर करूँ, सेकंड को मैं इस फोर्थ से कंपेयर करूँ, नेक्स्ट थर्ड को मैं फोर्थ से कंपेयर करूँ, तो आप सब जगह देख पा रहे हो कि फर्स्ट के साथ देखो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का आपस में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपका यहाँ पे कैसा है, सेम है। बट आप ये चेक करो कि जो इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है, जो हम स्टडी कर रहे हैं, इनसाइड या जो आउटसाइड आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो कैसा है आपका, डिफरेंट है। जब ध्यान से देखो तो वो कैसा आपका डिफरेंट है। जरा फर्स्ट में चेक करो, यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर है, 0 कितना है, बाहर कितना है, 0 वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर है, 1 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर है। तो फर्स्ट और सेकेंड को स्टडी करो, तो फर्स्ट में देखो आपके इनसाइड कितने हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे इनसाइड कितने हैं, सेकंड के अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, 1 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ बाहर है। ऊपर वाले में देखो फर्स्ट में तो वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे 0 है। इसी तरीके से फर्स्ट और थर्ड कंपेयर करो, तो फर्स्ट में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर है और 0 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर है। और थर्ड में चेक करो तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी भी कंपाउंड्स को स्टडी कर सकते हैं, तो जहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड जो वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे आपके डिफरेंट हैं, ठीक है। तो बेसिक जो लैंग्वेज उसे आप समझो, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज पे जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो वो इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलेंगे बट बेसिकली हाइड्रेटेड आइसोमर्स की कैटेगरी में डालेंगे। बाकी एग्जांपल हम और ले लेते हैं आपको और थोड़ा सा समझाने के लिए, कि जैसे बच्चों मान के चलो मैंने यहाँ पे ले लिया CrCl3.6 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसके बेस पे भी आप वही पैटर्न डिजाइन कर सकते हो, जिसमें अगर मैं सपोज फर्स्ट पैटर्न की बात करूँ, तो मैं ले लेता हूँ क्रोमियम के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे 6, ये आपका क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे Cl3 बाहर, ठीक है। सेकेंड मॉलिक्यूल्स में अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्रोमियम हो गया। ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक Cl मैं अंदर लेता हूँ, तो मैं वाटर मॉलिक्यूल्स कर लेता हूँ 5, तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स आपका बाहर चला जाएगा और यहाँ पे मिलेगा आपको Cl2, ठीक है।
इसके बाद इसको हम Cl2 यहाँ भी लिख सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में लिखने का तरीका है सिर्फ। नेक्स्ट में बात करूँगा क्रोमियम के साथ, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स मैं कर लेता हूँ 4, और इसके बाहर आपके, तो मैं क्लोरीन फिर आपको ऐड करने पड़ेंगे, मतलब ये Cl2 कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब एक Cl आपका बाहर हो जाएगा। डॉट वाटर मॉलिक्यूल्स कितने, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो क्रोमियम के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स मैं 3 कर देता हूँ, और क्लोरीन आपके 3 हो जाएंगे, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे आपके 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब ध्यान से देखो, इसमें से अगर मैं फिर से करता हूँ तो 2 वाटर मॉलिक्यूल से आप और भी सीक्वेंस को यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिजाइन डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। बट हमें कंपेयर करना है, तो आप चेक करके देख लो, फर्स्ट को सेकंड के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ, फर्स्ट को फोर्थ के साथ, इसी तरीके से सेकंड को थर्ड के साथ, सेकंड को फोर्थ के साथ, एंड लास्ट थर्ड को फोर्थ के साथ। तो हर जगह आपको एक बात कॉमन देखने को मिल रही है कि आपका जो MF है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो कैसा आपका सेम है, बट डिफरेंट यहाँ पे जो है वो इनसाइड और आउटसाइड, वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो नंबर्स हैं वो आपको डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। सो दैट्स वाई इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रेटेड आइसोमर्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ, ठीक है। थर्ड कैटेगरी में देखते हैं हम लोग लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स, तो लिंकेज आइसोमर्स के अंदर जो बेसिक की पॉइंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो लिंकेज आइसोमर्स के अंदर एक चीज़ तो कॉमन है कि अगर आइसोमर्स है तो इसमें आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो कैसा होगा आपका सेम। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है लिंकेज, तो लिंकेज से हम क्या समझेंगे, लिंकेज से हम ये समझेंगे कि यहाँ पे जो की पॉइंट है उसको मैं स्टार कर दे रहा हूँ, डबल स्टार कर देता हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी गिवन कॉम्प्लेक्स है उसके पास कम से कम मैं लिख सकता हूँ द कंपाउंड which having the at least one ambidented ligand, ठीक है, which have at least one ambidented ligand। तो जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है उसी के बेस पे यहाँ पे क्या होगा आपका लिंकेज आइसोमर्स जो होगा वो आपका क्या होगा, क्रिएट होगा, ठीक है। और लिंकेज आइसोमर्स के होने के पीछे रीज़न क्या है, तो ये कैसे आपका एराइज होता है, तो लिख सकता हूँ मैं एराइजेस ड्यू टू डिफरेंट मेटल लिगेंड लिंकेज फॉर्मेशन। मतलब आप ये समझो कि जो मेटल है हमारा, वो मेटल तो बच्चों क्या रहेगा, जैसे आपका गिवन कंपाउंड है, आपका एक ए गिवन है, एक बी गिवन कंपाउंड है, ए और बी को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो ए और बी के अंदर जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ध्यान दो, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम या आयन है वो तो आपका कैसा होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका लिगेंड का जो डोनर साइड्स है, ध्यान दो, क्योंकि आपका मैं एमिडेंट लिगेंड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक साथ आपकी 2 डोनर साइड देखने को मिलती हैं, लेकिन जब अटैचमेंट होता है तो एक ही डोनर साइड पार्टिसिपेट करती है सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन ड्यू टू बॉन्ड के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंट क्या होगा, जो आपकी डोनर साइड्स है, लिगेंड का केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बट उसमें जो डोनर साइड्स होगी वो कैसी होगी, आपकी डिफरेंट होगी। तो डोनर साइड्स अगर आपकी डिफरेंट होगी तो इसका मतलब वहाँ पे आपका जो लिंकअप है, जो लिंकअप है विद द सेंट्रल मेटल एटम, वो कैसा हो जाएगा, डिफरेंट। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है आपका लिंकेज आइसोमर्स। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंकेज आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका। तो इसको मैं स्टार से करूँगा, स्टार पॉइंट करके। तो लिंकेज आइसोमर्स को अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, लिंकेज आइसोमर्स में जैसे आपका गिवन कंपाउंड ए और बी है, आपस में दोनों कैसे लिंकेज आइसोमर्स में, दोनों के पास कम से कम आपका एक, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपका एक आपका एम्बिडेंट आपका यहाँ पे लिगेंड होना चाहिए, ये बात तो फिक्स है। जहाँ पे डोनर साइड्स आपकी डिफरेंट होंगी बट सेंट्रल एलिमेंट आपका सेम होगा तो आपको लिंकेज आइसोमर्स मिलेंगे। अगर ए और बी आपस में लिंकेज आइसोमर्स हैं तो उनको डिफ्रेंशिएट करना ए और बी को, तो हम कैसे कर सकते हैं, उनके कलर के बेस पे, ठीक है। तो कलर का मतलब होता है आपका वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ मतलब आपका ये हो गया लैम्डा, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये जो आपका लैम्डा है, जो वेवलेंथ है, ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। तो इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा का मतलब कलर भी है, ठीक है। तो कलर के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ए और बी को। समझ में आ गया होगा।
अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इसके स्पीसीज़ को लेके। तो जरा एग्जांपल ले लेते हैं एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। जैसे मान के चलो एक एक कंपाउंड में ले रहा हूँ, नाउ इट इज़ ए कोबाल्ट अमोनिया 5 NO2 नाउ सल्फेट। यहाँ पे आपको पता है NO2 बच्चों कैसा है, एम्बिडेंट लीगेंड है, ठीक है, एम्बिडेंट लीगेंड है। मैंने पहले भी लीगेंड की टाइप में डिस्कस किया है, जो एम्बिडेंट लीगेंड है। नेक्स्ट अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पे आपका अमोनिया, ये तो आपका मोनोडेंटेड हो गया, 5 मैंने कर दिया। यहाँ पे अगर देखो फर्स्ट में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे अटैचमेंट अगर आपका सेंट्रल एलिमेंट कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट के साथ आपका जो अटैचमेंट है डोनर साइड्स रहेगी बच्चों NO2 के पास, वो रहेगी पहले में नाइट्रोजन। ध्यान दो, फर्स्ट में कौन सा रहेगा बेटा, नाइट्रोजन इज डोनर साइड्स। और सेकंड में कर देता हूँ मैं ऑक्सीजन, तो ONO लिख दूंगा मैं। तो यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन से अटैचमेंट है आपकी कोबाल्ट के साथ, समझ में आ गया। तो दोनों में देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट डिफरेंट क्या है, जो आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एम्बिडेंट आपका जो लिगेंड है, वो लिगेंड की डोनर साइड्स आपकी डिफरेंट देखने को मिल रही हैं। तो इसमें इसलिए आपस में ए और बी कैसे होंगे, ए और बी आपस में हो जाएंगे आपके यहाँ पे लिंकेज आइसोमर्स आपके हो जाएंगे। समझ में आ गया। जरा फर्स्ट कंपाउंड का नाम भी आप बताओ मुझे, फर्स्ट कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो अगर मैं देखो आयोपेक नेम की बात करूँ, इधर से मैं स्टार्ट करूँगा, तो इधर तो कोई भी कैटाइन तो है नहीं, तो फिर लिगेंड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट का नाम हो जाएगा पेंटा अमोनिया है, तो डबल एम आई का ध्यान दो बच्चों अमाइन के लिए, पेंटा अमाइन। और ये आ जाएगा आपको नाइट्राइटो एन हाइफन लगा के, देन आपका कोबाल्ट आ जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट बेटा कोबाल्टेड नहीं, कोबाल्ट क्यों, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन जो स्पीयर है, जो कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन स्पीयर है, वो कैसा है, वो कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा, तो कोबाल्ट आएगा। अगर आपका एनाइन होता है तो फिर कोबाल्टेड हो जाता। तो बाकी ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है, थर्ड। और लास्ट में आपको मिल जाएगा सल्फेट। ठीक है, ये इसका आयोपेक नेम। सेकंड वाले का आयोपेक नेम क्या होगा, जरा मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ भी आपका अमाइन से स्टार्ट होगा, तो ये हो जाएगा आपका पेंटा, एंड नेक्स्ट डबल एम हो जाएगा यहाँ पे पेंटा अमाइन। नेक्स्ट आपका हो जाएगा नाइट्राइटो, NITRI नाइट्राइटो, ओ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड एंड सल्फेट। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अच्छा, तो ये हो गए आपके यहाँ पे लिंकेज आइसोमर्स। बाकी इसके और भी एग्जांपल्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो उन एग्जांपल्स को लेने से पहले मैं जरा आपको पहले एक बार यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। ठीक है, तो एम्बिडेंटेड जो हमारे, मैं न्यूक्लियोफाइल बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअली हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर, थोड़ा सा ध्यान आ रहा है मुझे कुछ चीज़ें, इसलिए एम्बिडेंट लिगेंड्स हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, सेम आप एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से मिलते हैं, एक तो मिलता है NO2 माइनस, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको मैं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका HCN-1, नेक्स्ट है आपका CN-1, ऐसा कोई सा भी नहीं है जो डिस्कस ना किया हो मैंने, है ना। H2O3-2, ये थायोसल्फेट के बारे में बात करी जा रही है। नेक्स्ट आपका CO। ठीक है, तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आपको संभाल के रखना है। ठीक है, इसमें आपको क्या मिला है, 2 डोनर्स। इसमें है क्या, इसमें समझो, इसमें 2 डोनर एटम्स आपके प्रेजेंट होंगे, बट एट ए टाइम ओनली 1 एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये आपको पॉइंट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आपका डिस्कस किया गया। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा पहले DMG के बारे में। ठीक है, तो DMG माइनस का बेसिक मतलब समझो, D का मतलब क्या है, डाई, M का मतलब क्या है आपका मिथाइल, G का मतलब यहाँ पे है ग्लाई ऑक्सीमेट, बाकी नेगेटिव चार्ज है तो आपका एनायन को हम लिख सकते हैं आयन। तो डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेट आयन, इसको हम लिखते हैं DMG-1। तो DMG-1 ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि जो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर निकल +2 की स्टेट में, तो निकल +2 को अगर आपको टेस्ट करना है, तो निकल +2 के टेस्ट के लिए DMG, जो आपका DMG-, ये जो लिगेंड है, इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं DMG- का। तो याद रखो निकल +2 के लिए, निकल +2 आपका प्रेजेंट है तो हम DMG- का यूज करते हैं। बाकी कलर को लेके बात करेंगे तो आपको समझाऊंगा अभी। तो देखते हैं पहले DMG- क्या है आपका, ये आपका CH3 कार्बन, नाउ इट इज CH3, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन O-, यहाँ से आपका डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये आपका OH।
तो मैंने लिखा है -1 चार्ज, तो -1 का मतलब वहाँ से आपका सिर्फ एक आपका एसिडिक हाइड्रोजन बाहर जा चुका है, ठीक है। यहाँ से आपका जा चुका है एक एसिडिक हाइड्रोजन H+ आयन बाहर, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया है ऑक्सीजन में, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी अधिक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता है एसिड DMg-2 लिखता, तो फिर इस केस में जो आपका ये वाला हाइड्रोजन है ये भी आपका H+ की फॉर्म बाहर जाता इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, और यहाँ पे आपका माइनस आ जाता है। तो DMg-2 समझ में आ गया होगा आपको, और DMg आपका -1। इसमें देखो 2 मिथाइल पार्ट दिख रहे हैं, तो ये डाई मिथाइल हो गया। बाकी ये जो पूरा पार्ट है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है। ग्लाइऑक्सीमेटो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसका आयन बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम टेस्ट को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे इस तरीके से एक बीकर प्रेजेंट है, और इस बीकर के अंदर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सोल्यूशन प्रेजेंट है, और वहाँ पे आपका निकल है +2 की स्टेट में, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा 2 मोल्स ऑफ DMg-1, क्योंकि निकल क्या है बच्चों, +2 की स्टेट में है, टोटल चार्ज +2 है, तो यहाँ पे भी चार्ज DMg-1 का होगा, तो मतलब एक आपको DMg और लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे चार्ज आपका -2 हो जाएगा। ये आपस में कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने बेटा यहाँ पे जो निकल +2 है ना, ये आपको पता है ग्रीन कलर, ठीक है, यहाँ पे ग्रीनिश कलर आपको देखने को मिलता है। तो जैसे हम DMg को ऐड करेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा निकल के साथ DMg ट्वाइस, और होल चार्ज कितना हो जाएगा आपका 0, क्योंकि आपका यहाँ पे +2 यहाँ पे -2 है, तो दोनों मिलके क्या हो गया, क्रॉस करके बेटा यहाँ पे कितना 0 कैंसिल करके नलीफाई कर देगा 0। तो ये आपका हो गया यहाँ पे इसका टेस्ट बच्चों ध्यान रखना है, ये आपको यहाँ से मिलता है रेड कलर, रेड कलर आपको देखने को मिलेगा। तो रेड कलर याद रखना, DMg यूज करते हैं निकल +2 के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे DMg जो आपका निकल का DMg ट्वाइस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, आपको 2 DMg लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपका CH3, और यहाँ पे आपका रहेगा निकल +2 की स्टेट में। तो एक बारी क्या होगा, यहाँ पे इधर से डोनेशन होगा, क्योंकि 5 वैलेंसी की बात करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा ये O-। नेक्स्ट यहाँ से बात करेंगे तो ये डोनर साइड हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा आपका ये OH, ठीक है। और सेकेंड पार्ट को देखो यहाँ पे डिफाइन करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे CH3 और कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, नाउ इट इज CH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। ये कॉर्डिनेशन बॉन्ड हो गए, यहाँ से आपका हो जाएगा ये OH, और इधर से होगा आपका O-। तो ये आपका जो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जिसकी वजह से यहाँ पे ये आपको देखने को मिल रहा है H बॉन्ड, ठीक है। तो DMg के अंदर बेटा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, तो वो जो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको प्रॉपर देखने को मिल रही है, ठीक है, H बॉन्ड। तो इसके स्ट्रक्चर के बेस पे भी क्वेश्चंस बेटा जेईई में जो एडवांस पूछता है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो पहले इसका जो स्ट्रक्चर है उसे आप ध्यान से कंप्लीट कर सको। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की तरफ। ओके, इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बच्चों आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो इसमें एक वर्ड है बच्चों आइसोमेरिज्म, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। आइसोमेरिज्म का बेसिक मतलब बच्चों क्या होता है, सेम मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला आपका कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे एक वर्ड है बच्चों कोऑर्डिनेशन, इस कोऑर्डिनेशन का मतलब समझो। कोऑर्डिनेशन का मतलब बच्चों आपका रिलेट कर रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ, है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, SPHERE। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ आपका डिफरेंस क्रिएट होगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बच्चों कैसा होगा, गिवन कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका डिफरेंट होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स A है, एक गिवन कॉम्प्लेक्स आपका B है, इन दोनों के अंदर अगर ये आपस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होंगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, वो ठीक है, बिकॉज ऑफ आइसोमर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट जो की पॉइंट है वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होगा वो आपका कैसा होगा, डिफरेंट होगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर A और B के अंदर डिफरेंट है, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि वो गिवन कंपाउंड आपस में कैसे होंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे होंगे। क्लियर है। तो अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में बात करी जा रही है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना ये ज़रूरी है कि इस टाइप के आइसोमेरिज्म के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है, उसके अंदर आपका जो कैटायनिक, ध्यान दो, जो आपका कैटायनिक एज वेल एज एनाइनिक, ठीक है, कैटायनिक एज वेल एज एनाइनिक, तो ये आपका जो पार्ट होगा, ठीक है, वो आपका कैसा होना चाहिए, कैटायनिक और एनायनिक पार्ट आपको एक तो देखने को मिलेगा, ठीक है, बट ये पार्ट आपका सेम होना चाहिए या फिर आपका डिफरेंट होना चाहिए।
ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्पीयर में आपको जो कैटायनिक पार्ट होगा, एनायनिक पार्ट होगा, ये आपका यहाँ पे कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट होगा तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बोल सकते हैं। इसको एक तरीके से और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इसको हम इस तरीके से लीड करते हैं कि इस टाइप के जो आइसोमेरिज्म है वो वहीं पे आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपका इंटरचेंज होगा लिगेंड्स का। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ कि जहाँ पे आपका इंटरचेंज, ठीक है, लिगेंड का होगा फ्रॉम कैटानिक लिगेंड, फ्रॉम कैटानिक पार्ट टू एनानिक पार्ट। क्योंकि देखो कैटानिक पार्ट भी कैसा है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है यहाँ पे, और एनानिक पार्ट है ये भी कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। दोनों के दोनों कैसे आपस में कॉम्प्लेक्स हैं। अब ये दोनों के दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसमें से जो एक्सचेंज हो रहा होगा, क्योंकि एक कंपाउंड जो गिवन दूसरे कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा, तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एलिमेंट को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे जो भी आपके लिगेंड गिवन है तो लिगेंड को हम लोग एक्सचेंज करेंगे। तो लिगेंड को हम लोग इंटरचेंज करेंगे, तो इंटरचेंज करने हम दो तरीके से करते हैं, तो हम पार्शियल कर सकते हैं, कंप्लीटली कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पार्शियल भी करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग कंप्लीटली भी एक्सचेंज करेंगे। तो कंप्लीटली और पार्शियल एक्सचेंज करेंगे तो उसके बेस पे जो भी कंपाउंड आपको निकल के आएंगे, तो उन कंपाउंड को निकल के आने के बाद जो आपका एक रिलेशन होगा कंपाउंड्स के आपस में, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, उनको बोलेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो जरा यहाँ पे एक दो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के बेस पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट है कोबाल्ट, इसके साथ प्रेजेंट है आपका अमोनिया, नाउ इट इज 6। ठीक है, और क्रोमियम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका साइनाइड, नाउ इट इज 6। टोटल देखो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स एक ही है। ठीक है, इसमें से आप देखना कि कैटानिक पार्ट कौन सा है, एनानिक पार्ट कौन सा है। तो जनरली जब हम बात करते हैं जेई मेंस की, एडवांस की, या जो नीट के एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो हमारे इस टाइप के एग्ज़ाम के अंदर आपको प्रेफरेबली मैं बताऊं तो जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें आपका फर्स्ट पार्ट क्या होगा, कैटाइन, सेकेंड पार्ट क्या होगा, एनायन। ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा आपका, कैटाइन, और सेकेंड पार्ट आपका रहेगा एनायन। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अब मुझे यहाँ पे निकालना है चार्ज के बारे में। ठीक है, तो चार्ज के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे बेटा यहाँ पे कोबाल्ट का हम सपोज ले लेते हैं एक्स, ठीक है, और क्रोमियम के ले लेते हैं सपोज हम यहाँ पे बाई। तो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो इक्वेशन मेथड से एक्स कोबाल्ट को होगा, अमोनिया न्यूट्रल मॉल आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो 6 × 0 हो गया फॉर द अमोनिया, प्लस क्रोमियम आ गया तो इसके लिए बाई हम यूज करेंगे। प्लस साइनाइड की बात करेंगे तो 6 आपका हो गया ये -1 = 0 फॉर द साइनाइड आपको मिलेगा -1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा x + बाई -6 = 0। तो ये हो गया आपका x + बाई = 6। ठीक है, तो जरा चेक करो कि यहाँ पे जब आपके, ध्यान देना कि जब आपके कोऑर्डिनेशन नंबर ये 6 है, यहाँ भी कितना है 6, जब आपके कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू आपको सेम मिलने लगती है, तो सेम मिलने का मतलब है कि वहाँ पे जो चार्ज होगा सेंटर मेटल एलिमेंट के पास, तो हम मान लेते हैं इक्वल। तो x = हम बाई यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो x = बाई हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं x + x = 6। इसका मतलब हो गया आपका 2x = 6। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 3 मिल जाएगा। इसका मतलब हो गया x = 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो बाई की वैल्यू भी कितनी होगी, 3 हो गई। लेकिन मुझे पता है कि पहला पार्ट क्या होता है जनरली कैटायन, सेकंड पार्ट क्या होता है एनायन, ये आपको लेके सॉल्व करना है। तो पहले पार्ट को बोल सकता हूँ मैं +3 के साथ, सेकंड को बोलूँगा -3 के साथ। पहले इतना बताओ, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि चार्ज मैंने किस तरीके से निकाले हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पे हो गया क्लियर। अब इसके बाद अब एग्जाम्पल्स अब आपका स्टार्ट होगा। तो इसमें जो गिवन कंपाउंड था वो था आपका यहाँ पे कोबाल्ट, जिसके साथ प्रेजेंट था आपका अमोनिया, नाउ इट इज 6 हैविंग द +3 चार्ज। ठीक है, ये आपको ही निकालना होगा क्वेश्चन में, ध्यान देना है। ठीक है, और ये समझना, अगर क्वेश्चन में गिवन भी है तो भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ही यहाँ पे निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा क्या गिवन कंपाउंड आपके सेम है। तो मैं सेकेंड कंपाउंड की बात करता हूँ, तो यहाँ पे कोबाल्ट लेते हैं, अमोनिया को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 5, और यहाँ से मैं करूँगा एक सैंड को ले लूँगा इधर सेकेंड से, तो ये आपका यहाँ पे एक CN हो गया। ठीक है, और ये CN आपका यहाँ पे 1 हो गया। इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज हो जाएगा यहाँ पे आपका +3 से कितना +2 हो जाएगा। और इसमें क्रोमियम के बारे में बात करें, क्रोमियम के साथ आपका कितना सैंड, एक इधर गया तो मतलब ये 5 हो जाएगा, और एक अमोनिया आपका इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका अमोनिया 1 हो जाएगा। आप 1 लिखो या ना लिखो बाई डिफॉल्ट, तो ये चार्ज हो जाएगा आपका यहाँ पे ये -2 हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स की बात करूँ तो ये कोबाल्ट हो गया, यहाँ पे आपका ये NH3 अमोनिया आपका 4 हो गया, नोटिस साइनाइड आपका 2 हो गया, ठीक है। इस पर चार्ज कितना होगा +1। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्रोमियम, नाउ इट इज CN4, और ये आपका अमोनिया यहाँ से 1 से हो जाएगा 2 और चार्ज इज -1। सो ऑन इसी तरीके से जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। नाउ इट इज़ ए कोबाल्ट, अमोनिया आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, नेक्स्ट साइनाइड आपका यहाँ पे 3 हम कर लेते हैं, एक यहाँ से आ जाएगा इधर से, तो चार्ज कितना 0। नेक्स्ट क्रोमियम की बात करेंगे, नेक्स्ट इज साइनाइड, ये आपका यहाँ पे कितना 3 मतलब ये 4 से 3 हो जाएगा। और अमोनिया, ये लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका 0, ठीक है। तो इसके बाद भी एक पॉसिबिलिटी कर लेते हैं, क्या आएगी, कोबाल्ट आ जाएगा। और कोबाल्ट के बाद जो हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा अमोनिया, ये ट्वाइस, ये CN आपके 4 हो जाएंगे और चार्ज इज -1। नेक्स्ट इज क्रोमियम, CN ट्वाइस हो जाएगा, नेक्स्ट इज अमोनिया 4 हो जाएगा, चार्ज इज +1, ठीक है। इसी तरीके से एक आपकी पॉसिबिलिटी और क्रिएट होगी, वो भी देखते हैं। ये तो आपका -1 हो गया, -2 भी आपका आज आ सकता है बिल्कुल। तो अमोनिया के साथ यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। नेक्स्ट इज CN आपके यहाँ पे कितने हो जाएंगे, CN आपका देखो ऊपर कितना है 4 था, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ले लेंगे और उधर से, तो चार्ज कितना हो जाएगा वो समझो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रोमियम के साथ यहाँ पे हो जाएगा आपका CN 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इज अमोनिया, अमोनिया यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा आपका +2। और लास्ट कंपाउंड आपका और जनरेट, यहाँ पे आपका सिर्फ प्रेजेंट होगा साइनाइड, अमोनिया आपका फिनिश हो जाएगा और साइनाइड आपका हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। तो हम कर सकते हैं कि अमोनिया अभी आपका यहाँ पे कितना था, ये 2 नहीं, यहाँ पे सॉरी बेटा ये 1 हो जाएगा, अमोनिया आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अमोनिया इधर 1 हो जाएगा, इधर आपका साइनाइड 1 हो जाएगा। और लास्ट में एक पॉसिबिलिटीज और हो जाएगी, जिसमें क्या होगा, कोबाल्ट होगा और आपका अमोनिया 0 हो जाएगा, CN आपके 6 हो जाएंगे, चार्ज -3, और इधर आपका चार्ज +3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये एक पॉइंट ध्यान दो कि यहाँ पे जब भी कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में जब भी चार्ज आपका 0 आता है, इस तरीके से ध्यान दो, और दोनों साइड आपकी लिगेंड इक्वल नंबर में आ रहे हैं, तो इस टाइप के बेटा कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स बोलते हैं, ठीक है। दीज आर दी मिक्सचर्स, ये आपके मिक्सचर्स हैं, ये आइसोमर्स कैटेगरी में आएंगे नहीं, ये क्या होंगे, आपके बेसिक मिक्सचर्स होंगे। और इसके नीचे वाली जो कंपाउंड्स आने लगते हैं, ये नेगेटिव वाली ये चीज़ें क्या है, फिर से रिपीट होने लगती है, मतलब प्रॉपर्टीज फिर से रिपीट होती है। मतलब आप ध्यान दो, ये नीचे वाला -1 है आपके कोबाल्ट के साथ, ठीक है ना, बट यहाँ पे आपके कितने अमोनिया 2 हैं और आपके कितने साइनाइड 4 हैं। तो यहाँ चेक करो आप, ये आपके CN 4 हैं और आपके अमोनिया कितने यहाँ पे हैं, आपके 2 हैं। तो मिक्सर के नीचे वाले जो लिगेंड्स हैं, जो भी मिक्सर के नीचे वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ रहे हैं, 4 के बाद जो 5 है, 6 है, या फिर आपका जो 7 आएगा, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को फिर से रिपीट करने लगते हैं। अगर मैं टोटल पॉसिबिलिटीज़ की बात करूँ, टोटल पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग बात करूँगा, तो मिक्सर को छोड़ दो, 4th को छोड़ दो, तो बाकी आपकी पॉसिबिलिटीज कितने आंसर होंगे, 1 2 3 ऊपर होंगे, 3 नीचे होंगे, 5 6 और 1 7, टोटल आंसर कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटीज़ की बात करूँ, लेकिन प्रेफरेबली अगर बोला जाता है तो मिक्सर के ऊपर वाले, जहाँ पे चार्ज 0 आ गया ना, उसके ऊपर वाले जो होते हैं उनको हम बोलते हैं जनरली यहाँ पे जो आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 3। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। ये आपको बात समझ में यहाँ पे आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे लिगेंड आइसोमर्स के बारे में, ठीक है। तो लिगेंड आइसोमर्स में यहाँ पे आइसोमेरिज्म का बेसिक मीन क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। और लिगेंड समझो, लिगेंड आपका डिफरेंस पॉइंट होगा। तो अब यहाँ पे जो लिगेंड आइसोमेरिज्म क्रिएट होते हैं उसको रीजन वो बच्चों होता है ड्यू टू लिगेंड, ठीक है। लिगेंड, अभी लिगेंड तो आपका सेम है, कोई डाउट नहीं, लेकिन लिगेंड के अंदर जो आपकी पोजीशंस हैं डोनर साइड्स को लेके वो डिफरेंट आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ नंबरिंग करके देखो, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये आपको 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोजीशन मिल रही है आपके NH2 की, वो कौन कौन सी मिली, एक तो 2 पे अटैच है, एक 3 पे अटैच है, आपकी जो प्रिंसिपल चेन है। इसमें चेक करो तो यहाँ पे 1 2 1 3 4 आपका नीचे, तो मतलब यहाँ पे पोजीशन आपकी 1,2 होगी। तो देखो दोनों जगह चेक करो, आपके जो लीगे जो आपकी डोनर साइड्स में लिखा है, डोनर साइड्स, जो डोनर साइड्स हैं या डोनर जो आपके एटम्स हैं, वो आप समझो दोनों में आपको चेंज देखने को मिले। आपका इथाइलिन डायमाइन है,
अब इथाइलिन डायमाइन में चेक करो, पहले का आंसर पहले से क्या होगा, पहले में होगा आपका 2,3 में आएगा, नेक्स्ट वाले में क्या होगा 1,2 से रिलेट किया जाएगा। तो इस टाइप के जो कंपाउंड आपके जनरेट होते हैं, इनके बीच में जो रिलेशन क्रिएट होता है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, लीगेंड आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, लीगेंड आइसोमर्स। ये क्लियर होगा पॉइंट आपको। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं पोजीशन आइसोमर्स के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट इज पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन आइसोमर्स में भी वही पॉइंट डिस्कस होगा कि इसमें से आपका जो आइसोमर्स का तो बेसिक मीन वही है कि आपका सेम क्या होना चाहिए, मॉलिकुलर फार्मूला आपका सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट जो पॉइंट है वो पोजीशन को लेके होगा। भाई जो पोजीशन में आप क्या होना चाहिए चेंज, वो समझो आप। तो इसमें पॉइंट वाइज पहले डिस्कस कर देता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे द कंपाउंड्स विच हैज़ मोर देन वन metal, more than one metal in complex compound in complex sphere, इन कॉम्प्लेक्स स्पेयर। इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स स्पेयर है उसके अंदर एक से अधिक आपको सेंट्रल मेटल एटम आपको मिलने वाले हैं, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे आपको ये जो पोजीशन आइसोमर्स क्रिएट होता है, रीजन बच्चों क्या होता है, तो ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ लीगेंड। ठीक है, तो जो लीगेंड्स हैं उनकी पोजीशन अगर आपकी चेंज होगी तो उसके रिस्पेक्ट में बच्चों आपका पोजीशन आइसोमर्स क्रिएट होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं और समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान दो। एक कोबाल्ट यहाँ पे कर लेता हूँ बेटा, 2 डिफरेंट मेटल्स होने चाहिए, क्रोमियम यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी है, ये आपका हो गया यहाँ पे ब्रिजेस लिगेंड हो गया। और कोबाल्ट के साथ बच्चों में करता हूँ यहाँ पे अमोनिया 4 कर देता हूँ। ठीक है, कॉन्डेंसेशन स्पेयर के अंदर। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ वाटर मॉलिक्यूल्स आपके 4, और ये आपका Cl4 फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया। सेकेंड मॉलिक्यूल्स को हम लोग ध्यान से यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसमें चेंज होना चाहिए क्या, चेंज होना चाहिए आपका पोजीशन ऑफ लिगेंड, आपका चेंज होना चाहिए। सेंट्रल एलिमेंट आपके 2 हो गए हैं, पहली डेफिनेशन करेक्ट हो गई है। सेकेंड डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे कोबाल्ट हो गया और इधर क्रोमियम हो गया। ब्रिजेस लिगेंड में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ आपके वैसे हाइड्रोक्सी रहेंगे। यहाँ पे आपका अमोनिया की जगह मैं कर दूंगा वाटर मॉलिक्यूल्स 4, और यहाँ मैं कर दूंगा अमोनिया के साथ 4, और कॉन्सेप्ट क्लोज यहाँ पे मैं कर दूंगा Cl4। तो आप ध्यान से देखो, डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। सेंट्रल एलिमेंट सेम है अपनी पोजीशन पे, लेकिन एक से अधिक सेंट्रल एलिमेंट होने चाहिए डिफरेंट। ठीक है, और आपका जो अटैच्ड लिगेंड है, यहाँ कोबाल्ट के साथ कितना है 4 अमोनिया है, यहाँ कोबाल्ट के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ क्रोमियम के साथ बच्चों 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्रोमियम के साथ 4 अमोनिया है। तो इस टाइप के कंपाउंड का जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। तो पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स में देखो बच्चों, इट इज़ ए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स के अंदर आपके बेटा नाम है आपका पॉलीमराइजेशन। आइसोमर बेटा, आइसोमर्स का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट तो क्लियर है। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है कि आपको पॉलीमर चेन समथिंग आपको मिलना चाहिए। तो इसमें मैं डिफाइन करूँगा कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज़ नॉट एक्चुअल आइसोमर्स। ये एक्चुअल आइसोमर्स कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट से जो भी आपको इसके पहले डिस्कस किया मैंने आइसोमेरिज्म, उनके साथ इनकी थ्योरी रिलेट करती ही नहीं है। ठीक है, इसलिए मुझे एक्चुअल आइसोमर्स होते नहीं हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कैसा है, डिफरेंट है, बट इम्पिरिकल फॉर्मूला कैसा है, सेम है। इम्पिरिकल फॉर्मूला आपका सेम है। कैसे सेम है, हम डिस्कस करेंगे रेशियो के बेस पे। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे 1 2 3 मैंने थ्री कंपाउंड्स मैंने डिफाइन किए हैं। अब फर्स्ट आपका ये हो गया है, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। आप चेक करो तीनों के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है डिफरेंट देखने को। लेकिन यहाँ पे चार्ज को जरा आप चेक कर, यहाँ पे जरा बात करो, यहाँ पे एलिमेंट्स के नंबर्स को लेके बात करो रेशियो में। तो पहले मैं कर रहा हूँ कोबाल्ट यहाँ पे, नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँगा अमोनिया जो प्रेजेंट है, और आपका NO2 प्रेजेंट है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल्स में बताओ जरा यहाँ पे कितना आपका प्रेजेंट है कोबाल्ट। तो फर्स्ट में कितना कोबाल्ट है, ओनली 1 कोबाल्ट, 1 आ जाएगा। और अमोनिया कितना हो गया आपका, 3 हो गया। और NO2 कितना हो गया, 3। तो 1:3:3 मिला। नेक्स्ट में चेक करूँ मैं, तो इसमें आपको कितना कोबाल्ट मिल रहा है, इसमें कोबाल्ट आपको एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, मतलब 2 हो गया रेशियो। अमोनिया कितना आपका है, 6 है। NO2 कितना है, 6 है। इसे कैंसिल करो आप,
तो कैंसिल करोगे तो 1:3:3 मिलेगा, बिल्कुल सही। यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा, 1:3:3 मतलब बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकेंड आपको मैच कर रहा है रेशियो में। तीसरे की बात करेंगे तो इसमें जरा आप चेक करो, यहाँ से 1 मिल जाएगा, ये 3 मिल जाएगा, ये 3 मिल जाएगा ना। और तीसरे मॉलिक्यूल से बात करेंगे तो यहाँ पे कोबाल्ट कितना है जरा चेक करो। तो कोबाल्ट आपको मिल जाएगा 3 यहाँ पे है, ये 3 यहाँ पे, 3 कोबाल्ट यहाँ से मिलेगा, 2 कोबाल्ट यहाँ से, 5 कोबाल्ट यहाँ है। जब आप अमोनिया चेक करते हैं तो अमोनिया का मतलब 5 × 3 मतलब ये 15 अमोनिया यहाँ मिल जाएंगे। NO2 की बात करेंगे 3 NO2 यहाँ मिलेंगे और 6 × 12 यहाँ पे है, मतलब ये 15 यहाँ भी हो गए। इससे कैंसिल करो तो 1:3:3। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे अगर रेशियो सेम मिलता है, ध्यान दो, जो भी लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो वहाँ पे आपके जो रेशियो है, अगर वो रेशियो अगर आपके सेम आते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसा है, सेम। और वो जो कंपाउंड्स के आपस में रिलेशन होंगे वो कैसे होंगे, पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स को डिफाइन करेंगे, पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स की प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म थे वो फिनिश होते हैं। नेक्स्ट बच्चों लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।